एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है और परमपिता परमात्मा से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। आज है सोमवार और अभी सुबह साफ़ सफाई का सब काम कंप्लीट हो चुका है, तो मैं नहा ली हूँ, छोटी सी पूजा कर लेती हूँ। यहाँ पर मंदिर तो नहीं बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये जो छोटी सी स्लेब है ना, मैं यहीं पर जो है पूजा पाठ कर लेती हूँ अपनी जितनी भी मेरी श्रद्धा होती है, क्योंकि ज़्यादा विधि विधान तो मुझे आते नहीं है। जितना मुझे आता है उतना खुद से कर लेती हूँ। और अभी पूजा संपन्न हो चुकी है तो अपने लिए एक कप चाय बना लेती हूँ। और जैसे कई दिनों से तबीयत ख़राब चल रही है, बुखार हो जाता है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं बाकी सबके लिए खाना बाद में बनाऊंगी, पहले नहा धो के पूजा करके चाय पी लेती हूँ और फिर आराम से अपना काम करती रहूँगी। नहीं तो कई दिनों से जैसे बुखार चल रहा है ना, चक्कर से आने लग जाते हैं, कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाता है। तो मैंने अपने लिए चाय बना ली है और अभी चाय पीने के बाद लग गई हूँ सबके लिए खाना बनाने की तैयारी करने में। और सुबह के खाने में बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मी आज आलू के परोंठे बना देना। तो जैसे साफ़ सफाई कर रही थी ना, उसी टाइम पे मैंने आलू बॉईल करके रख दिए थे और जो दही थी उसको फिर मैंने नहीं भिगो के रखा कि परोंठे तो दही के साथ ही खाने में अच्छे लगते हैं, तो दही को ऐसे ही छोड़ दिया है कि वो परांठे के साथ खा लेंगे। तो आलू मैंने कूट लिए हैं और इसमें जैसे नमक, मिर्च, लहसुन और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है। हरा धनिया भी मैं इसमें बाद में डाल दूंगी, काट के मैंने रखा हुआ है अलग से, उससे भी मतलब परोंठे का जो फ्लेवर आता है ना काफ़ी अच्छा आ जाता है। और ज़्यादातर मैं परोंठे बनाती हूँ आलू को उसमें भर के, पतली पतली दो रोटी बनाती हूँ और बीच में उसको भर के बना देती हूँ। लेकिन आज विशाल की फरमाइश थी कि मम्मी आप आटे के अंदर ही आलू डाल के और आटा गूँथ लेना और उसके परांठे बनाना, वो खाने का मन है। तो इस वजह से मैंने आलू कूट के और पहले आटे में उसको डाल दिया। फिर पहले तो सूखे आटे में उसको मिक्स किया, कहीं ज़्यादा पानी डल जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा आटा सख्त लगेगा ना, तभी इसके परोंठे खाने में ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। अगर आटा थोड़ा सा मुलायम लग गया ना तो वो फिर ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट से परोंठे बनते हैं और मेरे बच्चों को थोड़े से करारे वाले पराठे पसंद होते हैं। तो इसलिए पहले आलू को आटे में मिक्स किया, फिर पता चल जाता है कि साथ के साथ थोड़ा थोड़ा सा कितना पानी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी आटा लगा लेती हूँ और फिर तवा वगैरह मैंने साथ के साथ साफ़ करके रख लिया है और फिर रोटी में साथ के साथ बनाना शुरू कर दूँगी। और सब्ज़ी नहीं बनानी होती है ना, तो सुबह का काम थोड़ा सा किचन का जल्दी ख़त्म हो जाता है। और सब्ज़ी बनानी होती है तो एक तो बर्तन भी एक्स्ट्रा होते हैं और टाइम भी ज़्यादा खर्च होता है। लेकिन आज तो बच्चों ने सुबह उठते ही बोल दिया था कि मम्मी आज सब्ज़ी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, काफ़ी दिनों से आलू के परोंठे नहीं खाए हैं, तो आज आप आलू के परोंठे ही बना देना, रोज़ रोज़ सब्ज़ी खा खा के हम बिल्कुल ऊब चुके हैं। तो ये देखिए सासू माँ की थाली मैंने तैयार कर ली है और हमारी सासू माँ तो परोंठे के साथ भी नींबू का अचार लेती है। तो मैंने एक कटोरी में दही, नींबू का अचार थाली में पहले से ही रख लिया है। और गाय माता की रोटी बनाने के लिए मैंने अलग से आटा लगाया, क्योंकि इस आटे में जो आलू डाल दिया है उसमें मिर्च भी थी, धनिया भी था, तो शायद गाय माता को मिर्च का स्वाद पसंद ना आए, इसलिए मैंने थोड़ा सा आटा अलग से लगा लिया था कि गाय माता की रोटी मैं नॉर्मल आटे से बनाऊंगी और फिर मीठा रख के मैं रोटी निकाल देती हूँ। तो परोंठे बनाने भी मैंने शुरू कर दिए हैं। आप सब भी आ जाइए। आज सुबह के खाने में आलू के बहुत ही स्वादिष्ट परोंठे बने हैं और ताज़ी दही के साथ परोंठे खाने का जो मज़ा होता है ना, वो अलग ही होता है। और परोंठे जैसे है ना, कुछ लोग चाय के साथ खाते हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। चाय परोंठे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं, लेकिन अगर परोंठे खाने हों तो दही के साथ खाने चाहिए, जो कि काफ़ी हेल्दी होते हैं और पेट को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। तो गाय माता की रोटी तैयार हो गई हैं और अभी जो है ये वाला परोठा सेक के सबसे पहले सासू माँ को खाने के लिए दूंगी और फिर बाद में बच्चों को बुलाऊंगी। तो आप भी आ जाइए और खाना खा लीजिए। तो अभी सबको खाना खिला देती हूँ और आज सुबह का इतना ही काम आप सबके साथ शेयर करूँगी। शाम के टाइम पे
थोड़ा सा जब मुझे आराम मिल जाएगा, क्योंकि बुखार आजकल चल रहा है तो एक साथ इतना काम नहीं कर पाती हूँ। फिर काम से फ्री होने के बाद मैं आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूँगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से बैठकर आमने सामने कोई बात नहीं हुई है। तो पहले खाना खा लीजिए, फिर मिलते हैं शाम को। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अब शाम के 5:30 बज चुके हैं, तो सोचा कि पहले मैं आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात कर लेती हूँ, तो ब्लॉग वीडियो का एंड हो जाएगा और उसके बाद फिर मैं एक नीटिंग की वीडियो कंप्लीट करूँगी। और ये देखिए, उसके लिए मैंने ये एक बुनाई का सैंपल तैयार किया है। फ्रंट वाले कैमरे से जो है ना, थोड़ा सा डिजाइन कम क्लियर नज़र आता है। जब बैक कैमरे से इसकी वीडियो बनेगी ना, तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान सा डिजाइन है, जो बिल्कुल न्यू बिगनर्स होती हैं और बच्चों के लिए स्वेटर वगैरह बनाना चाहती हैं, तो ये छोटे बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट डिजाइन है। छोटी छोटी सी जाली वाला डिजाइन है। एक तो ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है, इसमें ऊन भी बहुत कम लगती है, और जिनको थोड़ी बहुत बुनाई आती है ना, उनके लिए ये बहुत अच्छा डिजाइन है। तो इसकी वीडियो तैयार करनी है। और ये देखिए, कल जो मैं कमीज बना रही थी ना, आज जाके ये पूरा हुआ है। और वैसे तो सही बताऊँ ना, ये वाला सूट अब की बार कम से कम 20 दिन में जाके तैयार हुआ होगा। लगभग 20 दिन पहले मैंने इस सूट की कटिंग की थी, और फिर सलवार की सिलाई 2 दिन में पूरी हुई थी। फिर इसको रख दिया, कभी कुछ काम हो गया, कभी कुछ काम हो गया, कहीं जाना पड़ गया, ये वो बस करते करते इसकी सिलाई कंप्लीट नहीं हुई। और फिर कमीज की सिलाई भी मैं कल करने लगी थी, थोड़ी बहुत कल की, और तुरपाई का काम मैंने इसका आज कंप्लीट किया है। और ये वाला मेरा सूट पिछले साल दिवाली पर मेरी भाभी ने भेजा था मेरा, और तब का रखा हुआ था, और आज इसकी सिलाई कंप्लीट हुई है। और पहनने का नंबर तो इसका पता नहीं कब आएगा। और बाजू भी इसकी देखिएगा, मैंने इस तरह से यहाँ तक की बनाई है। जिस सूट में मतलब बाजू यहाँ तक की नहीं निकल पाती है ना, तभी मैं कोशिश करती हूँ यहाँ तक की बनाने में। लेकिन अगर बाजू मेरी यहाँ तक की बन जाती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इतनी बाजू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पहनना। और फिर इसमें मतलब ये देखिए, इतने से कपड़े का जोड़ लगाना पड़ा मुझे, क्योंकि ये बाजू बन रही थी ये इतनी, और इतनी बाजू में क्या होता है ना कि बार बार जैसे काम करते हैं ना, तो यहाँ कोनी से ये खिंच जाती है, और फिर बड़ी दिक्कत होती है मुझे। तो ये कुछ देखती हूँ मैं बहन बेटियों को पहने हुए, बिल्कुल यहाँ तक कि उनकी बाजू होती हैं, तो मुझे नहीं समझ में आता कि वो दुखी होती हैं कि नहीं होती हैं। लेकिन मेरी तो यहाँ पर बाजू फंस जाती है ना, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। फिर इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये इतना सा कपड़ा जो ना सलवार का बचा हुआ था, थोड़ा सा डिजाइन बना दिया, एक छोटी सी पट्टी यहाँ पर लगा दी, और ये जो जोड़ लगा था ना, यहाँ पे लगा दी, तो एक डिजाइन सा भी बन गया, और बाजू की जो लेंथ है ना, वो भी कंप्लीट हो गई। तो सूट सिल गया है, पहनने का नंबर पता नहीं कब आएगा। और ये देखिए, जो सलवार की मोरी होती है ना, वो भी मैं इस तरह से नॉर्मल सिंपल ही बनाती हूँ। वैसे आजकल जो फैशन चला हुआ है ना, चौड़े वाली मोरी का फैशन है, और थोड़ी सी यहाँ से ये वाली चौड़ाई भी कम आजकल पहनते हैं, हर कोई वही पहन रहा है। लेकिन फिर मैं तो एक बात मान के चलती हूँ कि कपड़ा चाहे हम कैसा भी पहने, जिसको हम पहन के खुद को कंफर्टेबल फील करें ना, वही पहनना चाहिए। और हम ये सोच के चले कि नहीं, आज के फैशन में ये वाला चल रहा है, लेकिन वो चीज़ खुद को ही अच्छी ना लगे, तो फिर उसको पहनने का ना कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। और मुझे मतलब जो हमारे रिलेटिव है, वो बोलते भी हैं कि मतलब तुम है ना पहले के ज़माने की तरह ही सलवार की मोरी बनाती हो, थोड़ी चौड़ी बनाया करो। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता भाई, मुझे इसी तरह की सलवार बनाना पसंद है। और कुछ बहनों के कमेंट्स थे कि आप पैंट या प्लाजो नहीं पहनती हो। तो देखो, पहनने को मैं सारी चीज़ें पहन लेती हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, और ना ही मेरे ऊपर कोई पाबंदी होती है। कुछ घरों में होता है ना कि बोल देते कि पजामी वाला सूट नहीं पहनना है, प्लाजो नहीं पहननी है, बट मेरे ऊपर ऐसा कोई भी मतलब पाबंद नहीं है, ना तो विशाल के पापा की तरफ से और ना ही मेरे बच्चों की तरफ से। सब ये कहते जो मन करे वो पहन ले, जिसमें तुम खुद को कंफर्टेबल फील करो वो पहन लो। तो उस दिन मैंने दिखाया था, मायके से 2 सूट लेकर आई हूँ। वैसे अब की बार मैंने थोड़ा सा प्लान बनाया है कि मैं उसके नीचे जो है ना प्लाजो वगैरह बनवाऊंगी, एक सूट के नीचे। मैंने खुद से कभी सिली नहीं है, सलवार वगैरह ही सिली है, उसकी सिलाई कभी की नहीं है। तो सोच रही हूँ कि कमीज की सिलाई खुद से कर लूँगी, और प्लाजो मैं किसी से कटवा लूँगी और बाद में सील लूँगी। लेकिन जैसा भी होगा ना, आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। पर मन है कि हाँ, आपकी बार एक सूट को ऐसे बनवा के देख लेती हूँ।
और अब मैंने एक ये वाला अपना सूट निकाल के रखा है, प्योर कॉटन का सूट है। विनय की शादी में गई थी मायके, ये वाला तब मैं वहाँ से लेकर आई थी। आज निकाल के रख दिया है। ये वाला 20 दिन में सिल गया है, तो 15-20 दिन में तो ये वाला भी सिल ही जाएगा। कम से कम सिलाई के पैसे तो बच ही जाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम औरतें कुछ कमा नहीं सकती तो मेरे हिसाब से बचा तो हम जरूर सकती हैं। क्योंकि कमाने वाले से ज़्यादा अहमियत होती है बचाने वाले की। कमाने वाला चाहे कितना भी कमाता रहे, लेकिन औरत घर में बैठकर अगर 2 पैसे नहीं बचाएगी ना, तो आदमी चाहे जितना मर्जी कमा लो, घर में बरकत नहीं होती है। घर में बरकत तभी आती है जब औरत 2 पैसे घर में बचाती है, तभी आदमी की कमाई में बरकत होती है। तो भाई धीरे धीरे करके मैं इसको भी सील लूँगी। और कल मैं गई थी ससुराल, जो मेरे चाचा ससुर हैं उनकी तबीयत ख़राब है, मैं वहाँ पर गई थी। तो मैंने वहाँ की वीडियो आप सबके साथ शेयर नहीं की थी, क्योंकि एक तो चाचा जी की तबीयत है ना थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, और फिर मुझे वहाँ पर मतलब वीडियो इस तरह से बनाना थोड़ा अच्छा नहीं लगा। ये था कि चाचा जी की तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाएगी, वो थोड़े से खुश होंगे और उनके चेहरे पर एक मुस्कान होगी, तब दोबारा से जाएंगे, फिर आप सबके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये बता देती हूँ कि चाचा जी को हुआ क्या है। चाचा जी के ना यहाँ गले में गांठ है, काफ़ी दिनों से थी वो, और उनको जैसे मतलब यहाँ सोनीपत भी डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने भी यही कहा था कि गांठ है और ये धीरे धीरे अगर बढ़ गई ना तो सांस की नली पे फिर दिक्कत आ जाएगी सांस लेने में, और इसकी मतलब जांच होनी चाहिए। और उन्होंने बोला था कि अंदर से एक कतला लेना है, उसी से जांच हो पाएगी कि बीमारी क्या है। लेकिन फिर कतला देने में एक डर भी लगता है कि कहीं कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए। और फिर कुछ दिनों तक जैसे देसी दवाइयाँ वगैरह खाई, लेकिन अब उनकी जो प्रॉब्लम है ना ज़्यादा बढ़ गई थी, तो फिर उनको पीजीआई लेकर गए, और पीजीआई में वो 8 से 9 दिन अभी रह कर आए हैं। तो यहाँ उनकी जो है नली लगाई हुई है, तो जो वहाँ पे गांठ बनी हुई है ना, उसका जो गंध आता है वो नली के थ्रू बाहर आ रहा है। तो मतलब एक किस्म की ये लगा लीजिए कि वो कैंसर ही है उनको। और भगवान की इतनी भी बड़ी कृपा है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनको दुख या दर्द नहीं है। लेकिन सांस लेने में मतलब अगर नली पे वो दबाव पड़ता है तो थोड़ी दिक्कत तो होती है भाई। भगवान सबको स्वस्थ रखे, किसी को कोई बीमारी ना दे। और कैंसर की तो बीमारी ऐसी है कि इसका मतलब नाम भी सुनते हैं ना तो अंदर तक आदमी ना हिल जाता है। और ये यहाँ की जो प्रॉब्लम होती है ना, ये तो सबसे खतरनाक होती है। तो नली लगी हुई है, चाचा जी को कल गए थे तो चाची मतलब साफ कर रही थी, ऐसे वो थोड़ा बहुत कचरा सा निकल रहा था। और हमारी जो काकी जी है वो भी मतलब काफ़ी हिम्मत कर रही है। और हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि काका जी जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। और हमारी जो काकी है, आप सब चाची बुलाते हो लेकिन हम काकी बुलाते हैं, हमारी काकी को खूब हिम्मत दे भगवान, उनको मतलब एक हौसला बना के रखे। क्या होता है ना, जब कोई घर में बीमार होता है तो जो ऊपर वाले होते हैं ना उनको उसकी देख रेख भी करनी होती है, लेकिन वो अंदर से टूट जाते हैं। तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान हमारी काकी जी को हौसला दे, हिम्मत दे। और आप सब भी, हमारे जो चाचा ससुर हैं, काका ससुर हैं, हमारे में पित्तसरा बोलते हैं, आप सब उसके लिए दुआ कीजिए कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए और यहाँ पर जो उनकी नली लगी हुई है वो हट जाए, एक नॉर्मल ज़िंदगी वो अपनी जी सके, अच्छे से खा पी सके और अपने परिवार में एंजॉय कर सके। ये प्रार्थना आप उनके लिए भगवान से ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।